बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन वो बूंद बूंद डालेंगे तभी भरेगा। दो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी खासी हो जाएगी बच्चे साल भर में। आपने देखा होगा कई बच्चे 5 मेंस लिख रहे हैं और मेंस में स्कोर नहीं आ रहा है। आईएएस की तैयारी करने में 6 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है। अगर आप डेली राइटिंग कर रहे हो, 2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आप पोस्टपोन कर सकते हैं मॉक टेस्ट मेंस के। बट कहाँ अंडर परफॉर्म किए हैं आप मेंस एग्जामिनेशन में, आपको नहीं पता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 की आईएएस की तैयारी के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। द कंप्लीट स्ट्रेटेजी, द इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। कौन से पिटफॉल्स होते हैं, कौन सी समस्याएं आती हैं, सारी जो एक कंप्लीट गाइड है कि बिगनर के लिए भी वो काम करे और जो बच्चे एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए भी वो काम करे। ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि इस प्रिपरेशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आप टेम्पलेट देख रहे होंगे कि आपको आईएएस की तैयारी करने में 6 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है। अब इतना साल क्यों लगे जब 1 या 2 साल में कंप्लीट ठीक से सिलेक्शन लिया जा सकता है द बेस्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू। हम उस स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे कि पहले प्रीलिम्स करें उसके बाद में मेंस करें। हम उस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आईएएस बनने के लिए 1 से 2 साल में किस टाइप की तैयारी आपकी होनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं दोनों के लिए ही, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप सीनियर एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना डायनेमिक है बच्चे कि हाँ, चाहे आप सीनियर लेवल पे हो, आपको कोई विशेष एडवांटेज नहीं मिलता है। आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो बिगनर बच्चा है वो एक आईपीएस के साथ भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा होता है, बिकॉज आईपीएस को अपनी रैंक इम्प्रोवाइज करनी होती है। अब ये ऐसा क्यों है, दोनों एक लेवल पे क्यों आ जाते हैं, उस साल आपकी तैयारी कैसी रही, ये इम्पोर्टेंट है। कि कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि तैयारी 1 ही साल की है और उस 1 साल की जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी कैसी रही ये मैटर करता है। चाहे आप सीनियर एस्पिरेंट हो चाहे आप बिगनर हो। तो आप बिगनर हैं तो भी विशेष खास फर्क नहीं पड़ेगा, और आप सीनियर हैं लगभग मोर और लेस सेम स्ट्रेटेजी होती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जब 1 साल में तैयारी हो सकती है तो इतना साल हम क्यों लगाएं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं स्ट्रेटेजी में, बैड ट्रैप्स हैं। उन बैड ट्रैप्स को हम देखेंगे कि बार बार बच्चे जो है ना मेंस ना लिखना पड़े, आपको 5 मेंस ना लिखना पड़े। आपने देखा होगा कई बच्चे 5 मेंस लिख रहे हैं और मेंस में स्कोर नहीं आ रहा है। कई बच्चे 4 बार इंटरव्यू दे दिए हैं, कई बच्चे 3 बार इंटरव्यू अटेम्प्ट कर चुके हैं और बट आईएएस की रैंक नहीं आ पा रही है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि किसी बच्चे का 1 साल में मेंस में अच्छा स्कोर आ जाता है और किसी बच्चे का आता नहीं है। एकेडमिकली चाहे वो साउंड नहीं है, उसके बावजूद ये होता है। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो सिलेक्शन का रेशियो है ना, वो भी आपको इसके साथ साथ समझना है कि 10 लाख के करीब आपके टोटल एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ है और उसमें से टोटल बच्चों का सिलेक्शन कितना हो रहा है। तो वो आपका रेशियो आपको आएगा कि 1000 के करीब वैकेंसी रहती है तो 0.1 के करीब वो 1000 का बनता है। बट अगेन आप आईएएस का देखेंगे सिलेक्शन रेशियो कि हर साल जो वैकेंसी रहती है करीब 180 वैकेंसी है पिछले 2-3 साल में। तो आप देखेंगे वो रेशियो और भी नीचे आ जाता है, यानी 0.1 भी नहीं है आईएएस का। तो जब इतना कंपटीशन हो तो सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलता है, और वो जो बार बार ट्रैप बनेगा, कभी पीटी दे रहे हैं कभी मेंस दे रहे हैं और वो तैयारी आपकी होगी नहीं कंप्लीट तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड कॉम्पिटेंस। इट्स लाइक कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं और आप नेशनल प्लेयर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर नेशनल के साथ में विन कैसे करेगा? तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप की कोचिंग होगी, हर एक चीज़ मैटर कर जाती है। तो वही हम पिटफॉल्स देखेंगे कि आपको बार बार मेंस ना लिखने पड़े। जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो गैप होता है उसको हम समझेंगे थोड़ा सा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उनमें सबसे पहला क्या है कि प्रीलिम्स का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा आप समझिए।
सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका मई मंथ में होता है और आपका ये अगस्त एंड में हो रहा है, अभी पहले सितंबर में होता था, तो थोड़ा दोनों की डेट आप जरूर ध्यान रखें। और इंटरव्यू जो होता है वो आपके जनवरी से लेके आपके अप्रैल तक चलते हैं, कि नेक्स्ट ईयर आ जाता है कि आपका दिसंबर में आपका मेंस का रिजल्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट दिसंबर में आ रहा है मेंस का, प्रीलिम्स करने के बाद में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। अब इशू क्या है, जब पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं यानी मई और अगस्त के बीच में 3 मंथ्स लगते हैं आपको। तो ये जो 3 महीने का टाइम है और अगस्त और दिसंबर के बीच में, क्योंकि आपका रिजल्ट आता है और यहाँ पे आपको करीब 3 से 4 महीने आपके पास में लिवरेज रहता है। अब एक इशू इसमें यह है कि एक तो मार्कशीट नहीं आती यूपीएससी की। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप कहाँ पे अंडर परफॉर्म किए हो ये आपको पता नहीं रहता जब तक कि फाइनल एग्जामिनेशन का प्रोसेस ओवर ना हो जाए, यानी नेक्स्ट प्रीलिम्स ना हो जाए, तब तक आपके हाथ में मार्कशीट नहीं रहेगी। तो कहाँ अंडर परफॉर्म किए हैं आप मेंस एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस स्ट्रेटेजी उस साल में कैसे बनाते आपको तो आइडिया है ही नहीं बेसिकली। तो आप ओवरऑल जो आपको पता नहीं रहेगा कि सीन क्या है, तो होगा क्या बच्चे कि मेंस की तैयारी आपकी 3 महीने में तो होती नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इस ट्रैप में नहीं फंसना। अगर गलती से क्या हुआ, अगर आपने 1-2 साल में प्रीलिम्स क्रैक कर लिया और सॉलिड मेंस के साथ में मेंस की प्रिपरेशन के साथ में मेंस की तैयारी में नहीं उतरे आप, तो क्या पिटफॉल्स बनते हैं आपके कि 3 महीना ये यूटिलाइज आपका हुआ नहीं सही से, है ना, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली। और क्या होगा कि यहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है वो दिसंबर में आ रहा है, तो आप बच्चे ज्यादातर होते हैं रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, दिसंबर तक पता चलेगा, देन द नेक्स्ट जनवरी कम और वहां पे नेक्स्ट प्रीलिम्स का फिर से प्रेशर आ जाता है और ये कभी भी कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं बनने देता। तो जो भी बच्चा सॉलिड फाउंडेशन के साथ में यानी अच्छी मेंस की प्रिपरेशन के साथ में बिना युद्ध में उतरने से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन में नहीं है, तो वो बच्चा हारेगा, डेफिनेट हारेगा। एंड देन द अदर बैड साइकिल भी बनते हैं जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंटरव्यू देने के बाद में किस टाइप से बनता है वो, ठीक है। लेकिन आप जो बिगनर हैं बच्चे जो बीच में फंसे हैं, वो जरूर ध्यान दीजिए इन सारी चीजों का कि अगर गलती से आपने गलत टाइप से प्रीलिम्स निकाला है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्प्रोवाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है आपको। तो आपको इतने साल नहीं लगने चाहिए। देखिए जो क्लैरिटी है ना कि पीटी और मेंस का, अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि पहले तो आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो कि सही बेस्ट वे क्या है। इंटीग्रेटेड स्टडी इज द बेस्ट वे। इंटीग्रेशन से क्या होता है कि आपके नॉलेज का ठीक से कंसोलिडेशन होता है। इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, यानी प्रीलिम्स को जोड़ना, मेंस को जोड़ना, स्टैटिक पार्ट को जोड़ना, करंट अफेयर को जोड़ना। अगर ये कोई बच्चा एफिशिएंटली बेस्ट तरीके से जोड़ पाता है तो हो सकता है कि 1 साल में आपका सिलेक्शन हो जाए या हो सकता है कि 2 साल में हो जाए। तो 1 से 2 साल में आपका सिलेक्शन होने की संभावना होती है विद गुड रैंक्स, है ना, आईएएस की रैंक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रेशन बनाना है दोनों की तैयारी का साथ में। अब ये इंटीग्रेशन बनेगा कैसे, है ना, इट इज इजियर सेड देन डन बेसिकली। कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्प्लीमेंट करना इस स्ट्रैटेजी को मुश्किल है। क्या है थोड़ा सा आप समझिए, वे फॉरवर्ड क्या है। आपको क्या करना है कि पीटी और मेंस को साथ लेके चलना है। मेंस के ऊपर आप फोकस कीजिए, जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, इट डजंट मैटर चाहे ये जुलाई आपका चल रहा होता तो भी आप ऐसा ही करते, बहुत ज्यादा फर्क स्ट्रेटेजी में नहीं आता। तो क्या करना है आपको, जो मेंस का प्लान है वो आप खोलिए। डेली क्वेश्चन राइटिंग करनी है आपको, डेली 2 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी। स्टैटिक पीवाईक्यू, मेंस का स्टैटिक पीवाईक्यू करीब 13 साल हो गए हैं जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी को एग्जाम लेते हुए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं करीब 500 से 600 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं। 500 to 600 पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने मतलब सिर्फ
ट्रेंड एनालिसिस करके आपको नहीं छोड़ना है, ये ध्यान करना है। यानी 500 से 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के आपके लिखे हुए हों। अगर आपने हाथ से आंसर नहीं लिखे हैं तो अकेला ट्रेंड एनालिसिस काम नहीं आता है, ट्रेंड एनालिसिस लिखने के बाद काम आएगा आपको। करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर आप साल के लास्ट में करेंगे काम नहीं आएगा, नहीं होगा। 12 महीने की मैगजीन भी इतनी होंगे और मैगजीन भी 20% होता है टोटल करंट अफेयर का। वो रिफाइनमेंट के लिए होता है, वो रिवीजन के लिए होता है, वो फाउंडेशन के लिए नहीं होता। तो आपको न्यूज़पेपर साथ साथ में कैरी करना है एफिशिएंट तरीके से, तभी ये बात बन पाएगी। और करंट अफेयर में क्या है, आपको डेली एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखना है, आपको डेली 1 क्वेश्चन राइटिंग। तो 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक में पीवाईक्यू के हो गए हैं और एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का होगा कि एडिटोरियल में जो पोटेंशियल एरिया है वहां से आप तैयारी कीजिए। देन आता है प्रीलिम्स क्या करें। जैसे ही एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ले मेंस का, उसके साथ इंटीग्रेशन बनाइए। यानी अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं, स्टैटिक पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं आपने और वो खत्म हो गया है, मान लीजिए आपने 30-40 टॉपिक कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो कोर पार्ट हो चुका है आपके एक सब्जेक्ट का। देन अटेम्प्ट द प्रीलिम्स क्वेश्चन। प्रीलिम्स में भी स्टैटिक में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको। कितने साल का करना है सर, है ना। एक ये भी है कि सर ये मेंस का तो आपने बता दिया कि 13 साल के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का कितना है, 10 साल पे मत जाइए, 5 साल पे मत जाइए, 30 साल का करना है ना। 25-30 साल का क्वेश्चन नहीं होता है प्रीलिम्स का। आप स्ट्रगल करेंगे पीटी निकालने में और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपका, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपका। और करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर बाद में नहीं करना होता है, डेली कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। बाद में सिर्फ टेस्ट में इतने क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये दोनों जोड़ के होना चाहिए, डेली होना चाहिए आपका। अगर आप सेपरेट करेंगे कि करंट अफेयर बाद में कर रहे हैं, मैगजीन के थ्रू कर रहे हैं, मैगजीन रिविजन के लिए होती है सर, फिर मॉक टेस्ट का क्या करें। मेंस का मॉक टेस्ट आप फिर पोस्टपोन कर सकते हैं, पीटी और मेंस के बीच में लिख सकते हैं। अगर आप डेली राइटिंग कर रहे हो, 2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिख रहे हो, आप पोस्टपोन कर सकते हैं मॉक टेस्ट मेंस के। बट प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप पोस्टपोन मत कीजिए। जैसे ही एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखें, प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लीजिए 100 क्वेश्चन का। वो ऐसे ही सिमुलेट करना है आपको जैसे आप एक एग्जाम में, रियल एग्जाम में जैसे आप बैठे हैं। और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, मेंस के करने हैं आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट। अगर आपने साल भर राइटिंग करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लिखे हैं 500 to 600, देन आपका कोई बच्चा 20 मॉक टेस्ट में भी सिलेक्शन ले जाता है, कोई बच्चा 30 भी लिखता है, कोई बच्चा 35 भी लिखता है। इट डिपेंड्स कि आपने साल भर कैसे होमवर्क किया है। अगर आपने 20 मॉक टेस्ट इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके जीएस के, अगर आपने साल भर होमवर्क किया है। 3 महीने में आराम से 5 से 7 दिन में आप कुछ सिमुलेट हो जाते हैं, 2-2 टेस्ट एक दिन में हो जाते हैं, तो 4-8 टेस्ट तो आपके 2 दिन में, 3 दिन में ही हो जाएंगे। तो आपको ये पता चलेगा, है ना, इट इज इजीली डूएबल। ये टफ टास्क नहीं है अगर आपने ठीक ठीक होमवर्क किया है साल भर। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि सर ये जो इतनी सारी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो कैसे करेंगे। प्लान बनाइए कि डेली रूटीन आपका ठीक हो, आप डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, आप में परसिवेरेंस होना चाहिए। उसके बिना ये प्लान आपका सस्टेन नहीं होगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन वो बूंद बूंद डालेंगे तभी भरेगा। 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी खासी हो जाएगी। बच्चे साल भर में 500 से 600 क्वेश्चन, तो आपकी टेस्ट सीरीज में स्पीड आ जाती है। अगर आप नहीं लिखते हैं 8-9 महीने, 10 महीने, तो आप में स्पीड कभी नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में आप क्या करें, आपका स्टैटिक पार्ट निपटाएं। आप जो आप मेंस का लिख रहे थे, सपोज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, है ना, जो मेंस का है, तो मॉर्निंग में आप जो 2 टॉपिक है उनकी प्रिपरेशन कीजिए। 2 घंटा लीजिए, 3 घंटा लीजिए, देन राइट द क्वेश्चन। तो 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, हो सकता है कि बिगिनर है, टाइम लग रहा है आपको, तो हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। टेक द टाइम एंड फिनिश दिस होमवर्क। सेकंड क्या करें आप, इसे पीवाईक्यू तो कर लिए हैं मॉर्निंग में हमने, है ना। आप दूसरा जो टास्क करेंगे वो रिवीजन, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स साथ साथ में आपको बनाने होते हैं,
हमें पता है कि एक साथ सारी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अपने आप में एक बिगर टॉपिक है, और वो शॉर्ट नोट्स जब बने उनका भी डेली रिवीजन आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेली रिवीजन नहीं हुआ आपका तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। जैसे वीकली रिवीजन भी करना होता है, तो रिवीजन प्लान किसी दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे, बट यहाँ जरूर ध्यान रखें कि मॉर्निंग में आपको कौन से टास्क करने हैं, कि एक तो रिवीजन हो आपके शॉर्ट नोट्स का, और एक आप PYQ लिखें। तो PYQ लिखेंगे तो ये 3-4 घंटा आप आराम से ले जाएंगे, 2 टॉपिक प्रिपेयर भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं आप। और आप क्या करें, इवनिंग का टाइम कैसे यूज करें आप, जो मान लीजिए न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है तो घंटा भर आपने न्यूज़पेपर में लगा दिया, देन न्यूज़पेपर की टास्क कीजिए, है ना। शॉर्ट नोट्स में एनरिच करना है आपको, कुछ कुछ है ना, नोट्स टेकिंग करनी है आपको, कीजिए। एंड देन आप क्या करें, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस यानी जो पोटेंशियल एरिया है, तो मेंस का क्वेश्चन भी कीजिए वहां से, और पीटी का भी कीजिए वहां से, है ना। तो जो कंपाइलेशन वगैरह है ना, कांटा येस भी प्रोवाइड करता है, मैं खुद बनाता हूँ क्वेश्चन, तो टेलीग्राम में वो मिल जाएंगे। डेली पीटी के आपको मिनिमम 21 क्वेश्चन मिलते हैं, डेली न्यूज़पेपर से मिलते हैं, तो आपकी सॉलिड फाउंडेशन वहां से हो जाती है। ऐसे डेली एक मेंस का क्वेश्चन मिलता है ना, इट इज ऑल फ्री, है ना, ये पेड भी नहीं है बेसिकली, तो आराम से मजे से इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2 टास्क आपकी होनी चाहिए कि इवनिंग में क्या करें। देन आपकी जो दूसरी टास्क रह जाती है डेली रूटीन में, कि सर सीसेट भी है, सर बाकी चीजें भी हैं, वो कैसे करें। वॉट अबाउट द सीसेट एंड द ऑप्शनल, है ना। तो सीसेट के लिए आप क्या करें, इवनिंग में 1 घंटा रखिए, और सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें बच्चे, सबसे पहले मैथमेटिक्स पे सॉलिड ग्रिप बनाइए। जो आपका अरिथमेटिक का पार्ट है, 10 से 15 टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स सॉलिड जब होती है तो रीजनिंग थोड़ी ठीक हो जाती है आपकी, है ना, उसमें स्पीड आ जाती है। और मेक श्योर कि कैलकुलेशन स्पीड हो उसमें, तो आपको टेबल्स जो है 40 तक याद हो, वहाँ पे आपको स्क्वायर, क्यूब, ये 30 तक आपको अच्छे से रटते हुए हो, तो पहली चीज है। उसके बाद में 10 से 12 टॉपिक करेंगे, 3 से 4 महीने में इजीली डुएबल है आपका। जब मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, बाकी चीज नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इजीली सीसेट हो जाता है आपका। लेकिन ये मेंटरशिप है, अगर मेंटरशिप ठीक नहीं हुई सीसेट में, पता नहीं है कि किस टाइप से टैकल करें, तो अगेन क्या होता है, पिटफॉल्स होते हैं, और वो आपको नुकसान करता है प्रीलिम्स में। ऑप्शनल क्या करें, तो थोड़ा सा क्या करना है, अगर आपका जीएस का सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, डू नॉट स्टार्ट द ऑप्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस का सॉलिड फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि 400-500 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं, आपने पीटी का क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस किया है, साथ साथ में डेली भी किया है, और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी किए हैं। उसके बाद क्या करें, एक थोड़ा सा, जीएस क्या है कि ऑप्शन है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और वो कॉमन है, मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल में जो है वो एक सब्जेक्ट है, और यहाँ भी इतने सारे जीएस में सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कई सब्जेक्ट की तो लेंथ इतनी है, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो एक ऑप्शनल के बराबर ही है लगभग, आपको पता चलेगा। तो कितने सारे ऑप्शनल हो जाते हैं, 4-5 ऑप्शनल हो जाते हैं। तो सारी चीजें एक साथ मैनेज नहीं होती, 8-10 महीने लगाइए इस पे, है ना, 7 महीने, 8 महीने, उसके बाद ऑप्शनल को कोशिश कीजिए। अगर आपकी जीएस पे सॉलिड फाउंडेशन है, आपको क्वेश्चन ब्रेक करना आ रहा है, आपको मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बनाना आ रहा है, आप में स्पीड आ रही है, यू कैन इजीली मैनेज द ऑप्शनल। तो पहले ग्रिप नहीं करनी है, उसके बाद ऑप्शनल का जो है ना, एक पर्टिकुलर मंथ है, उनके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम सुझाव देंगे। बट आज हम जीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीएस क्वेश्चन है कि उससे हम कैसे निपटें। सोर्स कौन से फॉलो करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू न्यूज़पेपर, चाहे आपका जो मीडियम ऑफ प्रिपरेशन हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सिलेबस के ओरिएंटेशन में न्यूज़पेपर है, और जो दूसरी चीज है आपकी, वो करंट अफेयर में मैगजीन से करंट अफेयर्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और 2 से 4 टेक्स्ट बुक हैं। इसके सिवाय कोई भी आपके रूम में क्लटर नहीं होना चाहिए। ज्यादा स्टडी मटेरियल होगा, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, और वो रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, डेली प्रैक्टिस आपने कैसे करी है, एनसीईआरटी को आपने किस टाइप से रिवाइज किया, क्या आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे हैं, चैप्टर पढ़ के नहीं छोड़ना है। तो प्रैक्टिस मैटर कर रही है, ना कि आपका कि बहुत सारा मटेरियल पढ़ना मैटर कर रहा है। तो कुछ एनसीईआरटी है आपकी जीएस की, वो आपको कंप्लीट करनी है। जितनी एनसीईआरटी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सारी कंप्लीट कीजिए, लगभग सब्जेक्ट की हैं आपके पास में। ऐसे ही वो पीटी और मेंस दोनों में आपको काम आएंगी।
शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शॉर्ट नोट जब नहीं बनते हैं, आपका जो रिसोर्स है ना, वो कंसोलिडेटेड नहीं है, वो स्केटर्ड है। कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे है, कोई जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की 255 रिपोर्ट है। अब उसमें 8 से 10 टॉपिक दे रखे हैं कि उसमें पेड न्यूज़ भी है, उसमें ओपिनियन पोल के बारे में भी है, एग्जिट पोल के बारे में भी है, ईवीएम्स के बारे में भी है, अपॉइंटमेंट कमिश्नर, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को ठीक कैसे करना है उनके बारे में भी है। तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्केटेड कंटेंट है उसको कंसोलिडेट कैसे करें। तो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट्स बन गए आपके कि वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, उसके बाद जो है उनको फिर रिवाइज करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ना कि बहुत सारे बुक्स की इंपॉर्टेंस है। तो बुक्स सिर्फ कोई आपको जैसे कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हम पॉलिटी के लिए, लेकिन वहाँ भी पूरा कंटेंट नहीं है लक्ष्मीकांत में भी। तो कुछ एनसीईआरटी पढ़ो और ये 2-3 बुक्स हैं इसको पढ़ो, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं आपकी स्केटर्ड है, कंसोलिडेट करवानी पड़ती हैं, और उसके लिए पर्सनल गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है, जो हम लोग प्रोवाइड करवा ही रहे हैं आपको। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ठीक से फॉलो कीजिए। अगर आप लोग ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइटिंग भी होती है, बच्चे आंसर भी अपलोड करते हैं डेली, और वहाँ पे पीटी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमसे जैसे ही जुड़ेंगे, आपकी पढ़ाई सही ट्रैक पे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे 1 महीने में 2 महीने में आने लगेगी, और 1 से 2 साल में आप अच्छी खासी राइटिंग कर लेंगे, अच्छी खासी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं रहेगा जो आप मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर लास्ट में ढाक के 3 पात कुछ होता नहीं है उसका। तो ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। यू कैन जॉइन आवर पीवाईक्यू प्रोग्राम ऑल्सो। तो यहाँ भी आपको क्या है कि हम लोग जो पीवाईक्यू की जो राइटिंग है सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए, उसके सॉलिड आंसर मोर अपडेटेड लेटेस्ट वो होना चाहिए, वो आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा। आई होप कि आज हमने आपको जीएस की जो सॉलिड फाउंडेशन है उसके बारे में ठीक ठीक मैं समझा पाया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई है, वीडियो ठीक लगा है ना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको इशू आ रहा है मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो आएंगे, है ना, जिसमें बाकी ऑप्शनल को ठीक तरीके से कैसे करें, सी सेट को किस टाइप से हम मैनेज करें, सारी स्ट्रेटजी के वीडियो जो मल्टीपल जो आपकी डायमेंशंस में है स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।